धन्यवाद। आज वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मैंने कभी भी किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया और आज मैं कॉलेज ग्रेजुएशन के सबसे करीब हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ बताना चाहता हूँ। कोई बड़ी डील नहीं, बस 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी है कनेक्टिंग डॉट्स के बारे में। मैंने रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दी, लेकिन उसके बाद 18 महीने तक मैं कॉलेज आता जाता रहा। फिर मैंने कॉलेज को पूरी तरह से छोड़ दिया। तो अब सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माँ एक यंग, अनमैरिड और ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और उसने मुझे किसी दूसरे को गोद में देने का निश्चय किया था। वो चाहती थी कि मुझे जो भी गोद ले वो एक कॉलेज ग्रेजुएट हो। सब कुछ सेट हो चुका था और मुझे गोद लेने वाला था एक लॉयर और उनकी वाइफ। लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण में मना कर दिया क्योंकि वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते थे। तो मेरे जो होने वाले माता पिता थे उनको आधी रात में एक कॉल आया, मेरे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उन्हें गोद लेना चाहेंगे? तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन जब मुझे जन्म देने वाली माँ को पता चला कि मेरी होने वाली माँ ने कभी भी किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं की है और मेरे होने वाले पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं हैं, तो उसने फाइनल एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन उसके कुछ महीने बाद जब उन्होंने मेरी माँ को ये आश्वासन दिया कि वो मुझे पढ़ाई के लिए कॉलेज भेजेंगे, तब वो मान गई और इस तरह से मेरे जीवन की शुरुआत हुई और मैं 17 साल बाद कॉलेज गया। लेकिन मैंने एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जो कि स्टैनफोर्ड जितना महंगा था और मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी सेविंग मेरी पढ़ाई में जाने लगी। उसके 6 महीने बाद भी मुझे उस पढ़ाई में कोई वैल्यू नजर नहीं आई। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और इसमें कॉलेज मुझे किस तरह से मदद करेगी। और फिर मेरे माता पिता के जीवन भर की जितनी भी सेविंग थी वो सब मैं पढ़ाई में खर्च कर दे रहा था। इसीलिए मैंने इस विश्वास के साथ कॉलेज छोड़ने का निर्णय किया कि एक दिन मेरा डिसीजन सही साबित होगा। उस समय तो ये बहुत ही डरावना था, लेकिन जब भी मैं अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद मैंने वो सारी क्लास छोड़ दी जिसमें कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और सिर्फ वो क्लास करना शुरू किया जिसमें कि मैं इंटरेस्टेड था। ये बहुत ही रोमांटिक था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के रूम में जमीन पर सोता था। कोक की बोतल लौटाने पर मुझे 5 सेंट पैसे मिलते थे और उससे मैं खुद के लिए खाना खरीदता था। मैं हर संडे को रात में 7 मील पैदल चलकर हरि कृष्णा मंदिर जाता था ताकि मुझे वीक में कम से कम एक बार अच्छा खाना मिल सके। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मैंने अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी पाया है वो मेरे लिए अनमोल साबित हुई है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। उस समय देश में रीड कॉलेज शायद सबसे अच्छी कैलीग्राफी सिखाती थी। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर ड्रॉयर पर हर लेवल बहुत ही खूबसूरती से हाथ से लिखा गया था। चूंकि मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था, इसीलिए मुझे नॉर्मल क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लास अटेंड करूंगा और उसे अच्छे से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ के बारे में सीखा। मैंने ये भी सीखा कि डिफरेंट लेटर कॉम्बिनेशन में कितना स्पेस दिया जाता है। मैंने यह भी सीखा कि क्या चीज़ें एक टाइपोग्राफी को बहुत अच्छा बनाती है। यह बहुत ही सुंदर था, ऐतिहासिक था और कलात्मक रूप से छोटा था, जिसे कि साइंस कैप्चर नहीं कर सकता था और यह मुझे बेहद आकर्षित करता था। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि इसका मैं कभी भी अपनी लाइफ में यूज करूंगा, लेकिन 10 साल बाद जब मैं अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहा था तो सब कुछ सामने आ गया और मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और ये खूबसूरत टाइपोग्राफी से बना पहला कंप्यूटर था। अगर मैंने कॉलेज में इस कोर्स को नहीं किया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस और प्रोपोर्शनेटली स्पेस फॉन्ट्स नहीं होते और चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ने मैक की कॉपी की थी, इसीलिए शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये नहीं होते। अगर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं करता तो मैं कभी भी कैलीग्राफी की क्लास नहीं करता
और इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर में कभी भी इतना खूबसूरत टाइपोग्राफी नहीं होता। भविष्य में झांक कर डॉट्स को कनेक्ट करना बिल्कुल असंभव था, लेकिन जब मैं 10 साल पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सब कुछ साफ नजर आता है। आप कभी भी भविष्य में झांककर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पीछे मुड़कर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि फ्यूचर में डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। आपको किसी भी चीज में विश्वास करना ही पड़ेगा, आपकी अंतरात्मा, किस्मत, जीवन, कर्म या फिर जो कुछ भी हो, क्योंकि इस बात पर यकीन करना कि फ्यूचर में जाकर डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करेगी। मेरी दूसरी कहानी है प्यार और खोने के बारे में, अबाउट लव एंड लॉस। मैं बहुत ही लकी था, मुझे जिस चीज से प्यार था वो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी पा लिया। जब मैं 20 साल का था तो मैं वोज के साथ मिलकर अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल एक गैरेज में 2 लोगों से बढ़कर 4000 से ज्यादा एम्प्लॉय और $2 बिलियन वाली कंपनी बन गई। हमने जस्ट 1 साल पहले अपनी बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश रिलीज की और मैं 30 साल का हो गया, और फिर मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आपको खुद की ही कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है? जब एप्पल ने ग्रो करना शुरू किया तो मैंने एक आदमी को हायर किया जिसके बारे में मैंने सोचा कि ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी है और ये कंपनी को रन करने में मेरी मदद करेगा। पहले साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगा। बात पहुंच गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका साथ दिया, और इस तरह से 30 साल की उम्र में मुझे कंपनी से पब्लिकली निकाल दिया गया। मेरी एडल्ट लाइफ का जो फोकस था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था और ये बिल्कुल तबाह करने वाला था। मुझे अगले कुछ महीनों तक पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे एहसास हुआ कि इन सब चीज़ों को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपने पहले के जनरेशन के एंटरप्रेन्योर को नीचा दिखाया है। जिस कमान को मुझे सौंपा गया है उसे मैंने छोड़ दिया है। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉइस से मिला और इस तरह से सब कुछ हो जाने पर उनसे माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने घाटी छोड़ने के बारे में भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपने काम से अब भी प्यार करता हूँ। एप्पल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मेरे पैशन में कुछ भी कमी नहीं आई है। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन मैं अब भी अपने काम से प्यार करता हूँ और मैंने एक बार फिर से स्टार्ट करने का निर्णय लिया। मुझे उस समय ये सब पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था और इससे मैं अपने लाइफ के सबसे क्रिएटिव दौर में पहुंच सका। मैंने अगले 5 साल में नेक्स्ट नाम से एक कंपनी शुरू की, पिक्सर नाम से एक और कंपनी शुरू की, और मुझे एक बहुत ही अच्छी महिला से प्यार हो गया जो कि बाद में चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और आज ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। फिर एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और इस तरह से एक बार फिर से मैं एप्पल में वापस चला गया। नेक्स्ट में हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की उसे आज एप्पल यूज करता है और मेरा और लॉरेन का एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी ये जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करती है, लेकिन अपना विश्वास मत खोइए। मुझे पूरा विश्वास है कि केवल एक चीज जिसने कि मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वो ये थी कि मैं अपने काम को बहुत पसंद करता था। आपको वो खोजना होगा जिसे आप पसंद करते हो, और ये आपके काम के लिए उतना ही सच है जितना कि आपके प्रेमी के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है और संतुष्ट होने का सिर्फ एक तरीका है, वो काम करना जिसे कि आप एक महान काम समझते हो। और महान काम को करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप उस काम को करो जिसे आप पसंद करते हो। अगर वो काम आज तक आपको नहीं मिला है तो उसे खोजते रहिए, रुकिए मत। जब आपको वो मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसा कि हर दिल के साथ होता है।
और एक रिश्ते की तरह ये समय के साथ और अच्छा होता चला जाएगा। इसीलिए रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। मेरी तीसरी कहानी है डेथ के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ी जो कि इस तरह से थी, यदि आप अपने हर दिन को इस तरह से जीते हैं कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो एक दिन आप सच साबित हो जाएंगे। इसने मेरे ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया और तब से पिछले 33 साल से मैं हर सुबह मिरर को देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करना चाहता जो कि आज मैं करने जा रहा हूँ। और जब कई दिनों तक लगातार मुझे आंसर मिलता है नहीं, तब मुझे पता चलता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा जीवन का मुझे सबसे बड़ा टूल मिला है जो कि मुझे मेरे बड़े फैसले लेने में मेरी मदद करती है। क्योंकि मौत के सामने आते ही लगभग हर चीज जैसे कि एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, प्राइड, फियर, एम्बैरेसमेंट, फेलियर सब कुछ खत्म हो जाता है और सिर्फ वही बच जाता है जो कि सचमुच में इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद करना कि मैं एक दिन मर जाऊंगा किसी भी चीज के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नग्न हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। लगभग 1 साल पहले मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर है। सवेरे 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें क्लियर तरीके से दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि पैनक्रियाज क्या होती है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और मुझे 3 से 6 महीने से ज्यादा जिंदा रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने और अपने काम को व्यवस्थित करने की सलाह दी जो कि डॉक्टर के अनुसार मरने की तैयारी करना था। इसका मतलब था कि आप अपने बच्चों से जो बातें अगले 10 सालों में करना चाहते थे उसे बस कुछ ही महीनों में कर लें। इसका ये मतलब था कि आप सब कुछ ठीक कर लें ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार को ज्यादा परेशानी ना हो। इसका मतलब सबको अलविदा कहना था। मैं पूरा दिन उस डायग्नोसिस के साथ रहा। बाद में उस शाम में मेरी बायोप्सी हुई जहां उन्होंने मेरे गले के रास्ते मेरे पेट से होते हुए मेरी आंत में एक इंडोस्कोप डाला और फिर मेरे पैनक्रियाज में एक सुई डालकर ट्यूमर के कुछ सेल्स को बाहर निकाला। मुझे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो कि वहां पर मौजूद थी उसने मुझे बताया कि जब डॉक्टरों ने माइक्रोस्कोप के थ्रू मेरे सेल्स को देखा तो वो रो पड़े, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर पैनक्रियाटिक कैंसर था जिसे कि सर्जरी से ठीक किया जा सकता था। मेरी सर्जरी हुई और थैंकफुल्ली अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुंचा था और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक इसके करीब ना पहुंचूं। यह सब देखने के बाद मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डेथ एक यूजफुल लेकिन प्योरली इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहता। फिर भी मौत एक ऐसी मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक कोई भी इससे बच नहीं पाया है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। ये जीवन के परिवर्तन के लिए है। ये पुराने को हटाती है और नए के लिए रास्ता बनाती है। और अभी आप लोग नए हैं, लेकिन आज से कुछ दिन बाद आप भी धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के सोच के हिसाब से मत चलाइए। दूसरों की राय की शोर में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने दिल की और अपने अंदर की आवाज को सुनने की हिम्मत रखिए। आपके दिल को और आपकी अंतरात्मा को पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। जब मैं यंग था तो उस समय द होल अर्थ कैटलॉग नाम का एक अमेजिंग पब्लिकेशन था जो कि हमारी जनरेशन के लिए एक बाइबल था।
जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेनलो पार्क में स्टुअर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति ने क्रिएट किया था और उन्होंने इसे अपने पोएटिक टच से जीवंत कर दिया था। ये 1960 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप नहीं हुआ करता था। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर, सीजर और पोलराइड कैमरा की मदद से बनाया जाता था। वो कुछ ऐसा था कि मानो कि गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। यह आदर्शवादी था और साफ सुथरे विचारों से भरा पड़ा था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के बहुत इश्यू निकाले और फिर अंत में एक फाइनल इश्यू निकाला। ये मिड 1970 की बात है और उस समय मैं आपके एज का था। उस फाइनल इश्यू के बैक कवर पर सुबह के टाइम का एक रोड का फोटो था। वो ऐसी सड़क थी जिस पर कि अगर आप एडवेंचरस हो तो आप किसी से लिफ्ट मांगना चाहेंगे, और उसके नीचे लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह उनका फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइन ऑफ किया स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने खुद के लिए हमेशा यही विश किया है, और अब जब आप लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल। दोस्तों, आपको पता है कि स्टे हंग्री और स्टे फुलिश का मतलब क्या है? इसका मतलब है भूखे रहो और मूर्ख बने रहो। भूखे इसीलिए क्योंकि आपके अंदर होनी चाहिए कुछ करने की भूख और नॉलेज की भूख, और मूर्ख इसीलिए क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मुझे सब कुछ पता है तब तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं तो आप हमेशा सीखने की कोशिश करोगे। इसीलिए भूखे रहिए और मूर्ख बने रहिए, दूसरों की नज़र में नहीं बल्कि खुद की नज़र में। स्टे हंग्री स्टे फुलिश।